हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को समझेंगे ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। सेक्शन 135 से लेकर के 166 तक ये सेक्शन है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। 135 कहता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। जब भी किसी विटनेस को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है या उसको एग्जामिन किया जाता है, वो किस तरह से किया जाता है, जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है, चाहे वो सिविल प्रोसीजरल हो या चाहे क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ हो, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोड्यूस किया जाएगा या उसको एग्जामिन किया जाएगा। अगर एब्सेंस ऑफ सच प्रोसीजरल लॉ है तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से उसको एग्जामिन करेगी। 136 कहती है जज टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस। जब भी कोई पर्सन कोर्ट में कोई एविडेंस देने की कोशिश करता है तो जज साहब उनसे पूछते हैं कि अगर आपका ये एविडेंस प्रूव हो जाता है तो ये किस वे में आपके केस के साथ रेलिवेंट है। तो उनको पहले वो बताना पड़ेगा कि वो किस वे में रेलिवेंट है। अगर वो रेलिवेंट होगा तो ही उन्हें एलो किया जाएगा उसको प्रूव करने के लिए। अगर वो रेलिवेंट ही नहीं है तो उसको एलो ही नहीं किया जाएगा उसको प्रूव करने के लिए। इसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा एविडेंस दे रहा है जो ऑलरेडी डिपेंड करता है किसी दूसरे फैक्ट के ऊपर, जैसे हमने एक बार पहले भी पढ़ा था कि अगर एक पर्सन है ए, वो कोर्ट में एक डाइंग डिक्लेरेशन एज एविडेंस देने की कोशिश करता है, तो जज साहब कहेंगे कि ये जिस पर्सन का डाइंग डिक्लेरेशन है, क्या वो पर्सन वाकई में मर चुका है, पहले उस चीज़ को प्रूव करो, पहले उसकी डेथ को प्रूव किया जाएगा। ये इसमें सेकंड पॉइंट बताया है। और इसमें एक और पॉइंट बताया गया है कि ये भी डिस्क्रिशन कोर्ट के पास है, जज साहब के पास में ये डिस्क्रिशन है। अगर वो चाहें तो वो जो बाद वाला फैक्ट है उसको डिस्पेंस भी कर सकते हैं, कि मतलब अगर वो किसी दूसरे फैक्ट पर डिपेंड करता है तो उसको प्रूव करने वाली जो है उसको डिस्पेंस किया जा सकता है। जज साहब कहेंगे सिर्फ आप डाइंग डिक्लेरेशन को ही प्रूव कर दो कि डाइंग डिक्लेरेशन जेन्युइन है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सेक्शन 137 में एग्जामिनेशन इन चीफ, जिस पार्टी का विटनेस होगा, जिस पार्टी ने अपने फेवर के लिए विटनेस लाया है, अपने फेवर के लिए गवाह लाया है, वो विटनेस जो स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट को जब वो उसके फेवर में जो अपनी पूरी कहानी सुनाएगा, विटनेस क्या क्या उसने देखा, वो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। और क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, जो एडवर्स पार्टी होगी, जो एडवर्स पार्टी का एडवोकेट होगा, जब वो उसको क्वेश्चनिंग करेगा तो वो क्वेश्चंस जो होंगे वो क्रॉस एग्जामिनेशन में आएंगे। और री एग्जामिनेशन, जिस पार्टी का वो विटनेस था, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर वो दोबारा उसको एग्जामिनेशन उसका करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा री एग्जामिनेशन। 138 में ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन बताया है। सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ ही होगा, फिर एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद में जो एडवर्स पार्टी है वो उसको क्वेश्चनिंग करेगी, तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। फिर अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद भी अगर जो इस पार्टी का विटनेस था, अगर वो चाहे तो वो उसको री एग्जामिन भी कर सकती है। इसमें एक पॉइंट बताया गया है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वो लिमिटेड नहीं है, मतलब कन्फाइंड नहीं है टू द एग्जामिनेशन इन चीफ। जिस तरह जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है उसमें सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स तक ही वो रेलिवेंट होता है, उसके बाहर जा कर के उसको नहीं बोलने दिया जाता। लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो उसको जो क्वेश्चनिंग की जाती है वो सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट या एग्जामिनेशन चीफ तक लिमिटेड नहीं होती, उसको और भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे उसकी वेरासिटी जिससे चेक हो, या जिससे ये पता चले कि उसकी सोसाइटी में या उसकी लाइफ में क्या पोजीशन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और इसमें डायरेक्शन फॉर री एग्जामिनेशन बताई गई है कि अगर एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद में कोई ऐसा टॉपिक छिड़ जाता है कि जो अनक्लियर रह गया या जो क्लैरिफाई नहीं हो सका, तो जिस पार्टी का विटनेस होगा वो उसको दोबारा से री एग्जामिन करेगी उन मैटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। और अगर एडवर्स पार्टी चाहेगी तो फिर वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकती है। और सेक्शन 139 कहती है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। सीआरपीसी में सेक्शन 91 कहती है समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और अ थिंग। मतलब जिस पर्सन को आपने समन भेजा किसी थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो या किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो पर्सन वो डॉक्यूमेंट या तो खुद भेजेगा या फिर वो खुद लेकर के आएगा, ठीक है। उसको सिर्फ सम्मन था उस डॉक्यूमेंट या उस थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, वो विटनेस तो नहीं था।
तो क्या उस पर्सन को विटनेस बना करके उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है? तो सेक्शन 139 यही कहती है कि जब वो पर्सन विटनेस ही नहीं है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा। सेक्शन 140 कहती है विटनेसेस टू कैरेक्टर। हमने कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट का टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो जब किसी के कैरेक्टर पर आप विटनेस बनते हो, विटनेस अपनी स्टेटमेंट देता है, तो उसको भी क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन किया जा सकता है। और उसके बाद आ गया लीडिंग क्वेश्चंस 141। लीडिंग क्वेश्चन क्या हो गए कि जिन क्वेश्चंस में ही आंसर होता है, जिस तरह मतलब मान लीजिए मैं आपको ये कहूँ कि आप 16 तारीख को आप जम्मू आए थे ना, आप रेडिसन ब्लू में आपने अपना स्टे किया था ना, मतलब मैं आंसर ही उसको बता रहा हूँ, वो सिर्फ मुंडी हिलाता जाएगा, यस यस करता जाएगा। तो ये हो गए लीडिंग क्वेश्चन के जिस क्वेश्चन में ही आप आंसर उस बंदे को सजेस्ट कर रहे हो। अब 141 में है, 141 में लीडिंग क्वेश्चंस। 142 कब नहीं पूछे जाएंगे, तो एग्जामिनेशन इन चीफ में वो कभी नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप एग्जामिनेशन इन चीफ में ही लीडिंग क्वेश्चन पूछोगे तो आप उस विटनेस को खुद ही सजेस्ट कर दोगे क्या बोलना है, इसलिए एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड। कब पूछे जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन में वो पूछे जाते हैं। देन सेक्शन 144 एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। तो जब भी कोई ऐसी बात है जो किसी डॉक्यूमेंट पर है, मतलब वो रिटन है, उस बात का डिस्प्यूट है, तो उसके लिए आपको वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो विटनेसेस होंगे, विटनेस को ओरल एविडेंस देने के लिए अलो कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल आप देखें कि ए ने बी पर ए असॉल्ट बी, ये यहाँ पर इलिस्ट्रेशन में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर विटनेस कौन आया, सी ने ये कहा कि उसने ए को डी को ये कहते हुए सुना था कि बी ने उसको एक डेफेमेटरी लेटर लिखा है, तो अब वो उसका बदला लेगा, ठीक है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, या ऐसा कुछ उसने कहा था। तो अब यहाँ पर सी को अलो कर दिया जाएगा कि वो उसका ओरल एविडेंस दे, लेकिन जो ए और बी का डिस्प्यूट है वो उस डॉक्यूमेंट पर है, वो उस डेफेमेटरी लेटर पर है, तो उनको वो राइटिंग में वो सबमिट करना पड़ेगा। ये सेक्शन 144। 145 कहती है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। ठीक है, जब किसी पर्सन ने अगर कोई ऑलरेडी कोई स्टेटमेंट दी है, ठीक है, अब सब्सिक्वेंट स्टेज में या लेटर स्टेज में उसको उस राइटिंग पर क्रॉस एग्जामिनेशन उसका किया जा सकता है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि क्या उसने जो पहले स्टेटमेंट दी थी क्या वो सच थी या झूठ थी, उसको वो राइटिंग दिखाए बगैर उससे सवाल जवाब किए जा सकते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। लेकिन वो जब सवाल जवाब हो जाएंगे तो उसकी अटेंशन ज़रूर दिलानी है उस राइटिंग की तरफ कि आपने तो तब ये कहा था, ठीक है, इस तरह से उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है। देन सेक्शन 146 कहता है क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, हमने ऊपर 138 में हमने पढ़ा था ना कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जो आप क्वेश्चनिंग करते हो वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ तक, वो उससे अलावा भी पूछे जा सकते हैं। अब वही 146 में इन्होंने बताया है कि आप उससे अलावा, उससे जो आपके रेलिवेंट फैक्ट्स हैं या जो आपका एग्जामिनेशन इन चीफ है उससे हटकर भी उससे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वो लॉफुल क्वेश्चंस की बात की गई है कि वो वाले क्वेश्चन जिससे उस बंदे की वैरासिटी मालूम चले कि क्या वो सच कह रहा है या क्या वो झूठ बोल रहा है, या फिर आप उससे ऐसे सवाल जवाब करना कि जिससे उसकी पोजीशन पता चले कि वो उसकी लाइफ में क्या पोजीशन है या उसकी सोसाइटी में क्या पोजीशन है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो गवाह बन करके आया है, जो खुद ऑलरेडी जेल में रह करके आया है, तो क्या आप उसकी बात का यकीन करोगे? तो इसी तरह से उसकी पोजीशन देखी जाती है कि क्या वो क्या है, वो क्या काम करता है, किस तरह के काम करता है, क्या वो भरोसे के लायक है या नहीं है। और इसी तरह से कुछ और सवाल जवाब किए जाते हैं जिससे उसके कैरेक्टर को इंजर किया जाता है या फिर उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिमिनेट किया जाता है, जिससे ये पता लग सके कि वो पर्सन सच कह रहा है या वो पर्सन झूठ कह रहा है या वो पर्सन भरोसे के लायक है या नहीं है। अब प्रोवाइडेड में बताया है कि जो भी रेप के प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 376A से लेकर के 376E तक हैं,
उनमें अगर जो कंसेंट का क्वेश्चन है वो मतलब कंसेंट का या फिर उसकी जो क्वालिटी ऑफ कंसेंट है वो क्वेश्चन में है, वो डिस्प्यूटेड है, तो जब उस पर्सन का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो कोर्ट उसको अलो नहीं करेगी इस तरह के क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन में जो इमोरल कैरेक्टर के हों या फिर जिनसे प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का पता चलता हो, तो ये क्वेश्चंस वहां पर नहीं अलो किए जाएंगे। ये सेक्शन 146 एंड सेक्शन 147 कहती है व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर। तो जब कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जो रेलिवेंट है, किसके रेलिवेंट है, जो भी सूट या जो भी प्रोसीडिंग चल रही है वहां पर उस क्वेश्चन का किसी विटनेस से, वो मतलब रेलिवेंट क्वेश्चन है जो किसी विटनेस से पूछा गया है, तो कोर्ट उसको कंपेल करेगी कि वो उसको आंसर करे। सेक्शन 132 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोविजन यहाँ पर लागू होगा, जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि विटनेस एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि अगर उसका आंसर उसको क्रिमिनेट करता है, यहाँ पर भी उसको सच बोलना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पर 132 में प्रोविज़न दिया गया है कि अगर वो सच बताता है जिससे वो क्रिमिनेट हो रहा है, खुद फंस रहा है, तो उसको अरेस्ट या प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो झूठ बोलेगा तो उसको फॉल्स एविडेंस के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो सेक्शन 148 कहती है कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। तो जो हमने क्वेश्चन ऊपर पढ़े 146 में, उनके अलावा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि विटनेस को कंपेल किया जाएगा उसको आंसर देने के लिए या नहीं। ठीक है, तो अगर कोर्ट चाहे तो वो विटनेस को वार्न भी कर सकती है कि अगर विटनेस चाहे तो उसका आंसर दे या चाहे तो उसका आंसर ना दे। ठीक है, ये उसकी मर्जी है। अब इसके साथ यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, वो भी हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहले पॉइंट में बताया है कि वो वाले क्वेश्चंस प्रॉपर क्वेश्चन माने जाएंगे कि अगर जो सुनने में तो बड़े बेकार के लग रहे होंगे, लेकिन अगर विटनेस उनका आंसर देता है तो एकदम से कोर्ट की ओपिनियन चेंज हो जाएगी। जैसे जॉली LLB 2 का आपको क्रॉस एग्जामिनेशन वाला सीन याद होगा, जब अक्षय कुमार इकबाल कादरी का क्रॉस एग्जामिनेशन करते करते इकबाल कादरी कह देता है कि या अल्लाह इससे आगे भी होता है, तो एकदम से जज साहब का और बाकी सब का रिएक्शन, मतलब कोर्ट की पूरी जो ओपिनियन है वही इफेक्ट हो जाती है। तो वो क्वेश्चंस प्रॉपर माने जाएंगे। और इसी के साथ दूसरे पॉइंट में बताया है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो बहुत रिमोट है, जो बहुत पुराना है, आप उसको छेड़ रहे हो तो वो इम्प्रॉपर होंगे। जैसे आप किसी विटनेस से पूछते हो कि क्या आपका कभी झगड़ा हुआ था, और विटनेस कहता है कि मैं बड़ा रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अब आप वहाँ पर एविडेंस देते हो कि ये देखिए आज से 15 साल पहले इसकी फलान पर्सन के साथ लड़ाई हुई थी, तो जज साहब कहेंगे ये बड़ी पुरानी बात है, ये नहीं चलेगी, ये इम्प्रॉपर क्वेश्चंस में आ जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है उसमें ये बताया है कि जहां पर विटनेस के कैरेक्टर और जो विटनेस एविडेंस दे रहा है उसका आपस में कोई लेन देन ही नहीं है, तो आप उसके कैरेक्टर वो कर रहे हो, इंजर कर रहे हो, तो वो भी इम्प्रॉपर क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, फोर्थ में आ जाता है कि जहां पर अगर कोई विटनेस आंसर नहीं देता है, ठीक है, अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसका आंसर नहीं देता है, तो उसको उसकी खामोशी से कोर्ट ये इन्फेरेंस निकाल सकती है कि अगर वो आंसर देता तो वो उसके लिए अनफेवरेबल होता, ऐसा कोर्ट डीम कर सकती है। देन सेक्शन 149 है क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के अगर आप पूछ रहे हो तो कोर्ट आपको पूछने नहीं देगी। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, कोई अगर कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्शन कर देती है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस क्वेश्चन का इस केस के साथ क्या ताल्लुक, ठीक है, तो वो नहीं पूछे जाएंगे। अब 150 में बताया है कि अगर वो विदाउट रीजनेबल ग्राउंड क्वेश्चन पूछता है तो कोर्ट क्या प्रोसीजर अपनाएगी। कोर्ट या तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगी या फिर उस अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगी जिस अथॉरिटी के अंडर वो प्लीडर या वो वकील जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे बार एसोसिएशन हो गई। 151 और 152 में ध्यान रखिएगा, 151 में मे फॉरबिड है, 152 में शैल फॉरबिड है, यानी जहां पर इंडिसेंट या स्कैंडलस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो फॉरबिड करे या चाहे तो अलो कर दे। ठीक है, लेकिन जहां पर किसी की इंसल्ट या किसी को एनॉय करने वाले क्वेश्चंस होंगे वहां पर कोर्ट शैल फॉरबिड करेगी, वहां फॉरबिड कर देगी, अलो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो 153 सेक्शन है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट
आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। ठीक है, अब देखिए जब किसी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने सेक्शन 146 में पढ़ा कि जिसमें आप किसी के कैरेक्टर को इंजर करके उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर रहे हो, ठीक है। अब अगर वो पर्सन वहाँ पर गलत आंसर देता है तो आप उसके लिए एविडेंस नहीं दे सकते हो। मतलब मान लीजिए इसकी जो इलिस्ट्रेशन बी है वो देख लीजिए कि ए से पूछा गया विटनेस से कि क्या उसको उसकी बेईमानी की वजह से कभी नौकरी से डिसमिस किया गया है, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं किया गया है। अब आप उसके लिए एविडेंस देना चाहोगे कि इसको डिसमिस किया गया था, ठीक है, तो वो इनएडमिसिबल माना जाएगा कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शंस हैं कि कहाँ कहाँ पर आप एविडेंस दे सकते हो। अब मान लीजिए किसी विटनेस से ये पूछा जाए कि क्या आप कभी प्रीवियसली कन्विक्शन आपको हुई है और वो डिनाई कर दे, वहाँ पर एविडेंस आप दे सकते हैं। पहली एक्सेप्शन है प्रीवियसली कन्विक्शन, अगर वहाँ पर आप वो डिनाई कर देता है तो आप उसकी प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस दे सकते हो। और दूसरी एक्सेप्शन है इसमें इम्पार्शियलिटी की, कि अगर इसकी मेरे ख्याल से डी या ई इलस्ट्रेशन होगी, वो आप देख लें कि ए से पूछा जाता है कि क्या आपकी और जो बी पर्सन है जिसके अगेंस्ट आप एज विटनेस आए हो, आपकी फैमिलीज की पर्सनल दुश्मनी है, तो वो डिनाई कर देता है कि नहीं, हमारी तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन वहाँ पर उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, मतलब ये एविडेंस दिया जा सकता है कि ये इसकी पर्सनली दुश्मनी थी, इसलिए ये इसके अगेंस्ट विटनेस बन करके आया है। तो सेक्शन 154 कहती है क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ऑन विटनेस। इस सेक्शन को हम हॉस्टाइल विटनेस के नाम से भी जानते हैं। हॉस्टाइल विटनेस को इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। हॉस्टाइल विटनेस हो गया कि जिस पार्टी का वो विटनेस था, मतलब जिस पार्टी ने अपने लिए उसको गवाह बना करके लाया था, या तो वो अपनी बात से मुकर गया या फिर उसने अपोजिट पार्टी के फेवर में एविडेंस दे दिया। तो सेक्शन 154 कहती है कि जो पर्सन हॉस्टाइल हो जाता है उस पार्टी को कोर्ट अलो कर देती है कि वो उससे वो वाले क्वेश्चंस पूछे जो उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछना था। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस ला है बियाकियम अली वर्सेस एम्पेरर। इस केस में ये हल्ड हुआ था कि जब विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, जो उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, हम उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, मतलब वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है। भले ही आप उससे वो सवाल जवाब कर रहे हैं जो आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछने थे, लेकिन वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है, बल्कि आपको लीडिंग क्वेश्चंस पूछने के लिए अलो कर दिया जा रहा है एग्जामिनेशन इन चीफ में ही। तो ये 154 थी। और इसके बाद सेक्शन 155 है इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। अब कोई विटनेस का क्रेडिट इम्पीच किस तरह से किया जाता है, हमने 146 में पढ़ा था ना कि उसको कैरेक्टर इंजर करके इस तरह से वो प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पर 155 में बताया गया है कि कैसे कैसे उसका क्रेडिट को इम्पीच किया जा सकता है। पहले पॉइंट में ये बताया है कि अगर आप कोई इस तरह का गवाह ले आते हो जो इस तरह की गवाही दे कि ये जो पर्सन है ये भरोसे के लायक है ही नहीं, ठीक है, तो पहला तो वो। दूसरा, आप कोई ऐसा प्रूफ देते हो, ऐसा एविडेंस देते हो कि जिससे ये पता चले कि इस विटनेस ने रिश्वत ली हुई है या कोई ऐसा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, या फिर उसकी जो फॉर्मर स्टेटमेंट थी और अब वाली स्टेटमेंट है उनको कॉन्ट्राडिक्ट करके इस तरह से आप कोर्ट में भी बता सकते हो। ये 155 थी। 156, 157, 158 इनको रहने दो, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है। 159 रिफ्रेशिंग मेमोरी। तो कोई भी विटनेस जब उसका एग्जामिनेशन हो रहा होगा, ठीक है, और उसको कोई पुरानी बात पूछी गई है जो किसी डॉक्यूमेंट पर भी लिखी गई थी, तो अगर उसको वो एग्जैक्ट याद नहीं है तो वो कोर्ट को रेफर करेगा कि मुझे फलान राइटिंग दिखा दीजिए, मुझे वो देखते ही याद आ जाएगा, फिर मैं अपनी स्टेटमेंट दे दूंगा। तो कोर्ट कहती है कि उसको अलो कर दिया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट दिखा दी जाएगी जिससे वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सके और रिफ्रेश करके कोर्ट में एविडेंस दे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस के यनप्पा रेड्डी, ठीक है, जिसमें जो आईओ था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनको भी अलो किया गया था और एडवर्स पार्टी ने जब ऑब्जेक्शन किया था तो उसको ऑब्जेक्शन को सेट असाइड कर दिया था कि ये बिल्कुल लीगल है कि अगर आईओ जो है वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए केस डायरी को देखता है, क्योंकि जो आईओ होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके पास बहुत सारे केसेस होते हैं तो उसको याद नहीं रहता है।
और उसके बाद सेक्शन 161 आ गया, सॉरी सेक्शन 160 आ गया, टेस्टिमनी टू फैक्ट्स स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन सेक्शन 159। अब जो डॉक्यूमेंट की बात की गई 159 में जिससे वो रिफ्रेश करेगा, अब मान लीजिए वही डिस्प्यूट में आ जाता है, क्वेश्चन अरोज हो जाता है कि क्या वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या क्या वो डॉक्यूमेंट डिस्प्यूटेड है, तो ये सेक्शन कहती है कि उसको भी टेस्टिफाई किया जा सकता है, उसके लिए भी किसी गवाह को बुलाया जा सकता है जिसने जब वो डॉक्यूमेंट बना था तो उसने उसको पढ़ा था, और अब वो गवाह आकर के कह सकता है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, मैं देख करके बता दूंगा कि ये सही है या गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक न्यूज़पेपर में एक लेटर आया, जिस दिन आया उस दिन किसी ने पढ़ा था, अब आज किसी ने वो एज एविडेंस दिया है, तो उसको प्रूव करने के लिए भी कोई विटनेस आ सकता है कि मैंने उस दिन उस लेटर को पढ़ा था, उस न्यूज़पेपर को पढ़ा था, अगर मैं आज उसको पढ़ूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि ये जेन्युइन है या डिस्प्यूटेड है। ठीक है, सेक्शन 161 कहती है कि राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग, जो 159 में जो मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज़ किया गया है, अगर एडवर्स पार्टी चाहेगी तो वो भी उसको इंस्पेक्ट कर सकती है, और अगर चाहे तो वो उस विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकती है। तो सेक्शन 162 कहती है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो जब कोर्ट किसी को ऑर्डर देती है या समन करती है किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है कि उसके डॉक्यूमेंट को क्यों कोर्ट मंगवा रही है, तो वो अपना ऑब्जेक्शन कोर्ट में बताएगी और कोर्ट डिसाइड करेगी उसके ऑब्जेक्शन को कि क्या उसका ऑब्जेक्शन वैलिड है या नहीं, उसके डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं। ठीक है, और ट्रांसलेशन का इसमें बताया है कि अगर मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट किसी ऐसी लैंग्वेज में है जो कोर्ट को समझ नहीं आती है, तो कोर्ट उसकी ट्रांसलेशन के लिए उस डॉक्यूमेंट को भेज देगी, और जब उसकी ट्रांसलेशन हो रही होगी तो उस ट्रांसलेटर को भी ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि जब तक इसकी ट्रांसलेशन होकर के कोर्ट में ये सबमिट नहीं हो जाती तब तक आप इसके कंटेंट को सीक्रेट रखेंगे, और अगर आप उसको वायलेट करते हैं यानी आप उसको रिवील कर देते हैं तो आपको सेक्शन 166 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंडर पनिश किया जाएगा। सेक्शन 163 कहती है गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस्ड ऑन नोटिस। ठीक है, सेक्शन 66 एविडेंस एक्ट, जब दूसरी पार्टी को आपने नोटिस दिया था कि आप डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करिए, ठीक है, और जब आप उस दूसरी पार्टी ने वो नोटिस वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस कर दिया, और अब वो पार्टी चाहती है कि इंस्पेक्ट करने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस कोर्ट में दें, तो आप बॉन्ड हो जाते हो कि आप उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में एज एविडेंस सबमिट करोगे। 164 यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस, आपने नोटिस दिया दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब ये जो दूसरी पार्टी है अब बाद में ये उस नोटिस को या उस डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस कोर्ट में सबमिट नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने आपको प्रोड्यूस करने के लिए या आपको दिखाने के लिए मना कर दिया था। 165 कहती है जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन, तो जज साहब के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, वो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी विटनेस से या पार्टी से, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन हमने पढ़ी थी 121 से 131 में, जहाँ पर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज और ऑफिशियल कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन थी, वहाँ पर जज साहब उनको कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो अपना एविडेंस दें। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस ला है सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के जज साहब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि जिससे विटनेस कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 166 है पावर ऑफ जूरी टू पुट क्वेश्चन। अब तो जूरी मेंबर्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, पहले जूरी मेंबर्स होते थे तो उनके लिए था ये कि अगर वो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो थ्रू जज या फिर थ्रू द परमिशन ऑफ जज वो क्वेश्चन पूछ सकते थे। और जो लास्ट चैप्टर है इस सेक्शन का इस इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 11, उसकी सेक्शन 167 कहती है कि अगर एडमिशन इम्प्रॉपर है या फिर जो आपने एविडेंस दिया उसको रिजेक्ट कर दिया गया तो वो कोई ग्राउंड नहीं बनता कि आप नया ट्रायल क्लेम करें या फिर आप रिवर्सल ऑफ डिसीजन को क्लेम करें। ये था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर करें।
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।